रोम की धरती, जहां आज खंडहरों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, कभी एक छोटे से गांव की तरह थी। टिब्बर नदी के किनारे बसी पहाड़ियों से घिरी मिट्टी और पत्थर की झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की बसावट। ये लोग साधारण थे, पर उनके भीतर एक अजीब जिजीविषा थी, जीने, बढ़ने और कुछ ऐसा रचने की जो समय की सीमाओं से परे हो जाए। रोम के उदय की कहानी, जहां मिथक और इतिहास एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। कहा जाता है कि रोम की नींव दो जुड़वां भाइयों ने रखी, रोमुलस और रेमस। दोनों का जन्म युद्ध और विश्वासघात की आग में हुआ था। रोमुलस और रेमस की माता थी रेया सिल्विया, जो अल्बा लोन्गा की राजकुमारी थी। यह मध्य इटली के अल्बान पहाड़ियों में अल्बानो झील के पास था। यह इलाका एक शाही वंश, सिल्वियन राजवंश का गढ़ माना जाता था। रेया सिल्विया इसी राजवंश से आती थी, लेकिन फिलहाल उनका वंश पावर में नहीं था। लीजेंड है कि एक भविष्यवाणी के डर से उस समय के राजा अमूलियस ने उन्हें एक मठ में भेज दिया, ताकि उनके वंश से कोई संतान न हो सके जो उसके शासन के लिए खतरा बने। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहा जाता है कि देवता मार्स से रेया सिल्विया गर्भवती हुई। देवता मार्स रोमन पौराणिक कथाओं में युद्ध और कृषि के देवता है, जो बृहस्पति के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण रोमन देवता माने जाते थे, और उनका यूनानी नाम एरेस था, और उनके नाम पर ही मार्च महीने और लाल ग्रह प्लैनेट मार्स का नामकरण हुआ। रेया सिल्विया के गर्भ से जन्मे दो बालक, जो आगे चलकर एक महान सभ्यता की नींव डालेंगे। राजा अमूलियस ने जब यह सुना तो उन बच्चों को नाजायज करार देते हुए मरवाने का आदेश दे दिया, पर सैनिकों ने शायद दया से या शायद देवता मार्स के भय से उन्हें टिब्बर नदी में बहा दिया। नदी उस दिन जैसे शांत थी, जैसे वह जानती हो कि इन दो बालकों की कहानी अभी शुरू हुई है। एक टोकरी में बहते हुए वे पलाटाइन पहाड़ी के पास किनारे आ लगे, और वहां उन्हें एक मादा भेड़िया ने अपना दूध पिलाया। उस दृश्य की कल्पना करो, चांदनी में दो नन्हे शिशु और उनके पास बैठी भेड़िया, जिसकी आंखों में ममता और जंगली उग्रता का अनोखा संगम था। बाद में एक गडरिया फॉस्टुलस ने उन बच्चों को पाया और अपनी पत्नी अक्का लारेंतिया के साथ उन्हें पाला। बड़े होने पर रोमुलस और रेमस ने अपनी असली पहचान जानी। उन्होंने अत्याचारी राजा अमूलियस को हराया और अपने नाना नुमिटोर को सिंहासन वापस दिलाया। अपने पैतृक स्थान पर वापस लौटने के बाद दोनों भाइयों के मन में एक नया शहर बसाने का विचार आया, जो उनकी शक्ति और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक हो। उन्होंने टिब्बर नदी के किनारे एक जगह चुनी, लेकिन इस बात पर उनका झगड़ा हो गया कि कौन सी पहाड़ी शहर के लिए बेहतर है। रोमुलस ने पलाटाइन पहाड़ी को चुना, जबकि रेमस ने अवेंटिनी पहाड़ी को। उनका मतभेद इतना बढ़ गया कि एक दुखद क्षण आया, जब रेमस ने रोमुलस द्वारा बनाई गई शहर की सीमा दीवार को मजाक में लांघना चाहा, तो क्रोधित रोमुलस ने उसे मार डाला। कहते हैं कि रोमुलस ने उस समय कहा था, जो कोई मेरी दीवारों का अपमान करेगा उसका यही हश्र होगा। इस तरह खून और बलिदान के साथ रोम की स्थापना हुई, जिसकी नींव भाइयों के बीच हुए इस संघर्ष और महत्वाकांक्षा पर पड़ी। रोमुलस पहला राजा बना। उसने शहर की सीमाएं निर्धारित की, लोगों को संगठित किया और शरणार्थियों, अपराधियों और विस्थापितों को भी अपने नगर में स्थान दिया। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि रोम जन्म से नहीं बल्कि स्वीकृति से बनता था। जिसने भी रोम को अपना घर माना वह रोमन था। परंतु एक समस्या थी, तब वहां पुरुष अधिक थे, स्त्रियां बहुत कम। उसने आसपास के पड़ोसी जनों, विशेष रूप से साबाइन जनजाति से कहा कि वे अपनी बेटियों का विवाह रोमियों से करें, ताकि दोनों समुदाय मिलकर बस सकें। पर साबाइन लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी बेटियां उन लोगों को नहीं देंगे जो शरणार्थी और अपराधी हैं। यह अपमान रोमुलस को चुभ गया और उसने एक योजना बनाई। उसने नेपच्यून के उत्सव के बहाने एक विशाल आयोजन किया और सभी पड़ोसी जनों को आमंत्रित किया। साबाइन लोग भी अपने परिवारों सहित आए, हंसी, गीत और उत्सव के बीच। लेकिन जैसे ही नृत्य और खेल शुरू हुए, रोमियो ने संकेत पर अचानक हमला किया और साबाइन स्त्रियों को अपने साथ ले गए। यह घटना साबाइन स्त्रियों का हरण कहलाती है।
यह एक भयंकर आघात था, उन स्त्रियों के लिए, उनके पिता और भाइयों के लिए भी। रोमुलस ने बाद में उनसे आग्रह किया कि वे भय न करें, उन्हें सम्मान दिया जाएगा, वे रोम की रानियां बनेंगी, माताएं बनेंगी। समय के साथ यह सच भी हुआ। उन स्त्रियों ने रोम के पुरुषों से विवाह किया, परिवार बसाए और नए नगर के जीवन का हिस्सा बन गईं। उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, घर संभाले और धीरे धीरे उन्होंने अपने नए नगर को भी अपना मान लिया। पर दूसरी ओर उनके पिता और भाइयों का क्रोध शांत नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद साबाइन पुरुषों ने युद्ध की तैयारी की। वे अपने सेनापति टाइटस टाटियस के नेतृत्व में रोम पर चढ़ाए। रोम और साबाइन सेनाएं पलाटाइन पहाड़ी के पास आमने सामने आ खड़ी हुईं। तलवारें उठीं, युद्ध का शंख बजा और रक्तपात शुरू हुआ। उसी समय जब सब ओर धूल, शोर और चीखें थीं, अचानक साबाइन स्त्रियां, जो अब रोमनों की पत्नियां थीं, अपने बच्चों को गोद में उठाए युद्ध भूमि में दौड़ पड़ीं। वे अपने पतियों और अपने पिता के बीच खड़ी हो गईं। एक ओर वे पुरुष जिनसे उन्होंने विवाह किया था, जिन्होंने उन्हें सम्मान दिया, और दूसरी ओर वे पिता और भाई, जिनके स्नेह से वे पली बढ़ीं। वे रोते हुए चिल्लाईं, अब और रक्त मत बहाओ। जिनके लिए तुम लड़ रहे हो वे हम ही हैं। अगर तुम जीतोगे तो हम अपने पतियों को खो देंगे, अगर हम जीतेंगे तो अपने पिता को। ये दोनों ओर से हमारी ही हार है। उनकी करुण पुकार से दोनों सेनाएं रुक गईं। रोमुलस और साबाइन राजा टाटियस आगे बढ़े और वहीं युद्ध भूमि में एक संधि हुई। तय हुआ कि दोनों जन एक हो जाएंगे। रोमुलस और टाटियस ने संयुक्त रूप से शासन किया। रोम और साबाइन मिलकर एक नगर बने और इस मिलन से रोम और भी शक्तिशाली हो गया। बाद में कहा गया कि उन स्त्रियों ने न केवल युद्ध रोका बल्कि रोम के भाग्य को भी बचाया। वे नई पीढ़ी की माताएं बनी, उनके पुत्र और पौत्र आगे चलकर रोम के वीर नागरिक बने। रोमुलस का शासन लंबे समय तक चला और उसके बाद वह रहस्यमय ढंग से विलीन हो गया। कुछ कहते हैं कि वह आंधी में स्वर्ग उठा लिया गया, कुछ कहते हैं कि उसे उसके ही लोगों ने मार डाला, पर किंवदंती ने उसे देवता क्विरिंस के रूप में अमर कर दिया। इस प्रकार रोम की शुरुआत हुई, एक ऐसा नगर जो मिट्टी से नहीं, इच्छा शक्ति से बना था। आगे आने वाले वर्षों में वहां कई राजाओं ने शासन किया। नूमा पोम्पिलियस, जिसने धर्म और कानूनों की नींव रखी, तुल्लुस हॉस्टिलियस, जिसने युद्ध से शक्ति बढ़ाई, और सर्वियस तुल्लियस, जिसने जनगणना और सामाजिक वर्गों की रचना की। अंत में आया लूसियस टार्क्विनियस सुपरबस, घमंडी और क्रूर। उसके शासन में अत्याचार बढ़े और जब उसके पुत्र ने एक कुलीन महिला लुक्रीशिया का अपमान किया तो जनता भड़क उठी। लुक्रीशिया ने आत्महत्या कर ली और उसके दर्द ने पूरे रोम को आग की तरह जला दिया। ब्रूट्स नामक एक कुलीन ने जनता को संगठित किया और घोषणा की, अब रोम में कोई राजा नहीं रहेगा। 509 ईसा पूर्व में राजतंत्र का अंत हुआ और गणराज्य की शुरुआत हुई। गणराज्य एक नया विचार था। अब रोम किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि नागरिकों का था। 2 कौंसल शासन करते, सेनाएं नियंत्रित करते और एक दूसरे पर नजर रखते। सीनेट सबसे प्रभावशाली संस्था बनी, बुद्धिमानों का समूह जो नीति और दिशा तय करता। लेकिन यहां भी संघर्ष था, अभिजात्य और सामान्य जनों के बीच, जिन्हें प्लेबियन कहा गया। धीरे धीरे कानूनों के माध्यम से दोनों के बीच संतुलन बना। 12 कान से पट्टों पर कानून लिखे गए, जिन्हें 12 टेबल्स कहा गया, पर रोम की कहानी स्थिर नहीं थी। वह निरंतर बढ़ती रही। पास के इत्रुस्कन, लैटिन और साबाइन क्षेत्रों पर उसका प्रभाव फैलता गया। उसकी सेनाएं अनुशासित थीं, उसके सैनिक दृढ़ और उसकी भावना अदम्य। रोमियों का एक सिद्धांत था, विजय ही शांति का मार्ग है। वे जहां भी जाते अपने शासन का बीज बो देते। लेकिन गणराज्य की इस नई व्यवस्था के भीतर भी शक्ति की भूख पल रही थी। रोम अब गणराज्य बन चुका था, पर उसकी आत्मा में वही आग जल रही थी जो उसके जन्म के साथ प्रज्वलित हुई थी। महत्वाकांक्षा की, नियंत्रण की और अमृता की। राजाओं की जगह अब कौंसिल और सीनेट ने ले ली थी, लेकिन शक्ति की भूख कहीं कम नहीं हुई थी। अब हर रोमन नागरिक अपने शहर को एक विचार की तरह मानता था, एक ऐसा विचार जो विजय के बिना अधूरा था। राजतंत्र के पतन के बाद रोम के सामने पहला संकट उसके ही पड़ोसी लैटिन नगरों से आया। पहले वे उसके साथी थे, फिर प्रतिस्पर्धी और अंततः
अधीनस्थ बन गए। रोम ने युद्ध जीते, पर वह केवल तलवार से नहीं जीता। उसने राजनीति से, चतुराई से और अपने दुश्मनों को मित्र बना लेने की नीति से जीता। जो हार गया उसे मिटाया नहीं गया, बल्कि रोम के प्रभाव में शामिल कर लिया गया। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। रोम अपने शत्रुओं को नष्ट नहीं करता था, उन्हें आत्मसात कर लेता था। धीरे धीरे उसका प्रभाव पूरे लैटिन क्षेत्र में फैल गया। अब उत्तर में एक और शक्ति थी, एट्रुस्कन लोग, जिनके नगर पुराने, समृद्ध और कला में उन्नत थे। उन्होंने कभी रोम पर शासन किया था, पर अब वही रोम उनके दरवाजे पर था। कई संघर्ष हुए और अंततः एट्रुस्कन शक्ति ढह गई। रोम ने उनके नगरों को अपने अधीन कर लिया। यह केवल भूमि का विस्तार नहीं था, यह एक मानसिक विजय थी, जिसने रोम को यह यकीन दिलाया कि वह अब केवल एक नगर नहीं, बल्कि नियति का प्रतीक है। लेकिन जैसे जैसे रोम बाहर बढ़ रहा था, भीतर एक और युद्ध पल रहा था, वर्गों का युद्ध। अभिजात्य वर्ग यानी पैट्रिशियन सत्ता के केंद्र में थे, जबकि आम जनता यानी प्लेबियन उनके निर्णयों से असंतुष्ट थी। वे बराबरी चाहते थे, न्याय चाहते थे। कई बार उन्होंने शहर छोड़ दिया, खेतों में काम बंद कर दिया, ताकि सीनेट उनकी आवाज सुने, और सीनेट को झुकना भी पड़ा। ट्रिब्यून का पद बनाया गया, जो जनता की ओर से शासन में बोल सके। धीरे धीरे यह समझौता रोम की सबसे बड़ी मजबूती बना। यही वह संतुलन था जिसने गणराज्य को टिकाए रखा। पर गणराज्य की असली परीक्षा मैदान में होनी थी। दक्षिण की पहाड़ियों में सामनाइट लोग रहते थे, कठोर, जिद्दी और स्वतंत्र। रोम और सामनाइटों के बीच 3 लंबे युद्ध हुए, जिन्हें सामनाइट युद्ध कहा गया। पहले युद्ध में रोम जीता, दूसरे में हारा, तीसरे में फिर उठा। हर पराजय ने उसे नया सबक दिया। उसने अपनी सेना का संगठन बदला, नए शिविर बनाए, नई सड़कें बनाई। रोमन सड़कें, वे सीधी, पत्थर से पक्की राहें, इन्हीं दिनों की उपज थी। रोम अब केवल युद्ध नहीं लड़ रहा था, वह अपने साम्राज्य की नींव गढ़ रहा था। तीसरे सामनाइट युद्ध के अंत तक मध्य इटली रोम के अधीन था। अब उसका ध्यान दक्षिण की ओर गया, जहां यूनानी उपनिवेश बसे थे। सबसे प्रसिद्ध था टारेंटम। वहां के लोग गर्व से भरे थे और रोम को एक उभरता हुआ खतरा मानते थे। जब रोम के जहाज उनके बंदरगाह में पहुंचे, तो उन्होंने उनका अपमान किया और युद्ध छेड़ दिया। टारेंटम ने यूनानी वीर राजा पायरहस को बुलाया। वह सिकंदर महान का प्रशंसक और कुशल सेनानी था। पायरहस हाथियों के साथ इटली पहुंचा और रोम की सेना पर पहली बार ऐसा प्राणी उतरा जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। युद्ध भयानक हुआ। रोमियो ने अपनी जान की बाजी लगाई और पायरहस ने विजय पाई, पर इतनी कीमत पर कि उसने कहा, एक और ऐसी जीत और मैं नष्ट हो जाऊंगा। यह पायरिक विजय कहलाई। अंततः रोम ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब पूरा इटली रोम के अधीन था। रोम ने अपने शासन की नई प्रणाली बनाई। जीते हुए नगरों को अलग अलग अधिकार दिए, कुछ को नागरिकता, कुछ को संधियां। इसने विरोध को शांत किया और वफादारी को जन्म दिया। रोम अब इटली नहीं, बल्कि एक संगठित शक्ति था। पर जैसे जैसे उसकी सीमाएं फैली, उसकी नजरें समुद्र की ओर उठीं। भूमध्य सागर के नीले विस्तार में जहां एक और शक्ति थी, कार्थेज। कार्थेज अफ्रीका के तट पर बसा एक नगर था, व्यापार का बादशाह जिसके जहाज सागर पर राज करते थे। रोम और कार्थेज दोनों बढ़ रहे थे, दोनों महत्वाकांक्षी थे, दोनों को प्रभुत्व चाहिए था। पर समुद्र तो एक ही था। पहले दोनों के बीच मित्रता थी, पर जब सिसिली के द्वीप पर दोनों का ध्यान गया, तो यह मित्रता दरारों में बदल गई। सिसिली केवल एक द्वीप नहीं था, वह भूमध्य सागर का द्वार था। जो उसे जीत ले, वही समुद्र पर राज करे। इस प्रकार आरंभ हुआ एक नया अध्याय, पनिक युद्धों का युग। यह केवल 2 नगरों का संघर्ष नहीं था, यह 2 विचारों की टक्कर थी। रोम का अनुशासन बनाम कार्थेज की संपन्नता, भूमि की शक्ति बनाम समुद्र की ताकत। रोम के सैनिक धरती पर अजेय थे, पर समुद्र उसके लिए नया क्षेत्र था। उसे नौसेना बनानी पड़ी, जहाज तैयार करने पड़े, नाविकों को प्रशिक्षित करना पड़ा। रोम ने हार मानना नहीं सीखा था। उसने कार्थेज के जहाजों को पकड़ा, उनका अध्ययन किया और वही तकनीक अपनाई। फिर वह समुद्र में उतरा, दृढ़ता और संकल्प के साथ। अब युद्ध का मंच बदल चुका था। रोम की किस्मत केवल तलवार पर नहीं, लहरों पर भी टिकी थी। क्या रोम इस नए युद्ध को जीत पाएगा? क्या उसकी सेना समुद्र की चुनौती सह सकेगी? या फिर यह संघर्ष
उसे केवल एक गणराज्य से उठाकर एक साम्राज्य बना देगा। ये सब हम देखेंगे अगले भाग में, जहां रोम और कार्थेज के बीच पहली बार महासंग्राम होगा और एक नाम इतिहास में अमर होगा, हनीबल।